नमस्कार दोस्तों, आज डेट है 3 फरवरी 2022। स्वागत है आपका करंट अफेयर डिस्कशन में। देखते हैं पहला आर्टिकल कौन सा है। पहला आर्टिकल जो है वो है फ्लाई ऐश प्रबंधन उपयोग मिशन से संबंधित। फ्लाई ऐश प्रबंधन उपयोग मिशन से संबंधित है, इसके बारे में देखते हैं। ये आपको पीटी के लिए और जीएस पेपर 3 में पर्यावरण से आप इसको लिंक कर सकते हैं। संदर्भ क्या है? संदर्भ ये है कि हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी जो है उन्होंने अपने एक आदेश दिया है। आदेश में कहा गया है कि फ्लाई ऐश मैनेजमेंट एंड यूटिलाइजेशन मिशन को गठन करने की आदेश दिया गया है, इसको गठन करना चाहिए। अब हम इस मिशन के बारे में देखने से पहले हम ये जानते हैं कि फ्लाई ऐश क्या होता है। फ्लाई ऐश जो होता है यह तापीय विद्युत जो उत्पादन होता है उसको कोयले के जलने से जो चीज़ें हमें मिलती है उसको हम फ्लाई ऐश कहते हैं। ठीक है, इसे कहा जाता है, इसका दहन कक्ष से इसको क्या किया जाता है, निकाला जाता है। निकास गैस के द्वारा लिया जाता है। ठीक है, इसको गैस के द्वारा लिया जाता है। इसका संरचना कैसी होती है? संरचना में क्या क्या होता है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है, एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है, उसके बाद है फेरिक ऑक्साइड, उसके बाद है कैल्शियम ऑक्साइड CaO। ये सारी चीज़ें इसमें मिला रहता है, राइट। उसके बाद हम इसका उपयोग देखते हैं कि इसका उपयोग किस किस रूप में किया जाता है। इसका उपयोग कंक्रीट बनाने में, सीमेंट उत्पादन में, रोड बेस मतलब रोड का जो बेस बनाने में होता है, ठीक है, मेटल रिकवरी में, ठीक है, मिनरल्स फिल्टर में ये चीज़ें किया जाता है। अब हम आते हैं पॉइंट पे। इसके बारे में हम देखते हैं कि मिशन के बारे में। मिशन का नाम क्या है? मिशन का नाम है फ्लाई ऐश मैनेजमेंट एंड यूटिलाइजेशन मिशन। देखिए यूपीएससी में क्या किया जाता है ना कि आपको यदि आप हिंदी से हैं तो आपको सीधा सीधा इंग्लिश को ही क्या किया जाता है, रोमन इसको देवनागरी लिपि में लिख के दे दिया जाता है। इसलिए आप इसको ध्यान में रखें कि राइट, ऐसे तो इसको बोला जाएगा हिंदी में फ्लाई ऐश प्रबंधन एंड उपयोग मिशन, लेकिन आपको ऐसे भी मैनेजमेंट एंड यूटिलाइजेशन मिशन करके लिख के दे दिया जाएगा, तो आप इसको कंफ्यूज मत होइएगा, राइट। इसका लक्ष्य है, इस मिशन का लक्ष्य है कि इसका प्रबंधन किया जाए और इससे संबंधित जो इसका निपटाने के लिए संबंधित मुद्दे को समन्वयन और निगरानी करने की ज़रूरत है इस चीज़ों की। ठीक है, इसका जो नेतृत्व करेगा वो संयुक्त रूप से नेतृत्व किया जाएगा इस मिशन का। इसमें बहुत सारे बॉडी है जो काम करेगी। पहले केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा। उसके बाद है केंद्रीय कोयला और बिजली मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा, कि सचिव और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव करेंगे। ठीक है, ये संयुक्त रूप से ये लोग मिलकर करेंगे। नोडल ऑफिसर के तौर पे कौन काम करेगा? नोडल ऑफिसर के तौर पे जो काम करेगा वो करेगा वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा ये किया जाएगा। ठीक है, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय इसमें काम करेगी, राइट। अब देखते हैं कि इसमें मिशन से संबंधित जो राज्यों के जो मुख्य सचिव है, ठीक है, उसको भी सम्मानित किया जाएगा। उसमें सोनभद्र और सिंगरौली के बाहर जो बिजली परियोजना है उसमें कोई भी चीज़ होता है, बिजली परियोजना या वैज्ञानिक से संबंधित कोई भी प्रबंधन होता है इस फ्लाई से, तो उसको उपयोग के लिए इनको निगरानी करने के लिए कहा गया है। ठीक है, मिशन के रूप में जो प्रबंधन की जो जिम्मेवारी दिया गया है खास तौर पे उसको दिया गया है कि राज्य के जो प्रमुख सचिव होंगे इनको खास तौर पे जिम्मेदारी दिया गया है कि मिशन जो है फ्लाई ऐश प्रबंधन, इसके लेके खास इनके पास चीज़ें रहेगा। हमने फ्लाई ऐश के बारे में जान लिया कि फ्लाई ऐश होता क्या है। अब हम देखते हैं इसकी प्रभाव क्या पड़ता है। इसका हानिकारक प्रभाव पड़ता है। हानिकारक क्या प्रभाव पड़ता है? ये जहरीली गैस वायु में छोड़ती है। जहरीली गैस जब वायु में छोड़ती है तो उससे हमें हृदय रोग, कैंसर, सांस लेने में हमें रोग की प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, स्ट्रोक आ सकती है, टिग्नल जैसे ये खास करके ये बीमारी होती है। उसके बाद ये क्या करते हैं, भूजल के साथ मिलके इसके जो अवशेष मिलते हैं वो क्या करते हैं, भूजल के साथ मिलके, भूमि के जो जल के साथ मिलके वो नीचे भूजल में चले जाते हैं। अब भूजल में जाने के बाद जो धातुएं का और निक्षेपण के कारण उसमें हमारे जो भूजल है उसमें प्रॉब्लम आती है। उसके बाद पेड़ में यदि जाता है तो पेड़ के जो जड़ होते हैं उनको विकसित प्रणाली को भी ये रोकता है, इसको प्रभावित करता है। अब हम चीज़ें देखते हैं कि इसमें जो हमने देखा था कि एनजीटी ने आदेश दिया है, एनजीटी। ठीक है, तो हम एनजीटी के बारे में देखते हैं एनजीटी क्या होता है। ठीक है, एनजीटी का जो गठन हुआ था उसका गठन होता है राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम के अनुसार 2010 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, यह एक वैधानिक निकाय है। वैधानिक निकाय क्या होता है और संवैधानिक निकाय, दो निकाय के बारे में आपको देखने के लिए मिलेगा। एक है वैधानिक निकाय, एक है संवैधानिक निकाय। वैधानिक निकाय होता है कि संसद के द्वारा कानून बना के जिसका गठन किया जाए। ठीक है, कानून बना के संसद के द्वारा, ठीक है, कानून के रूप में जिस निकाय का काम होता है उसे हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, वैधानिक बोलते हैं। और संवैधानिक निकाय किसको बोलते हैं? जो संसद में संविधान के द्वारा बनाया गया, जैसे यूपीएससी
इलेक्शन कमीशन, ये सब क्या है, संवैधानिक निकाय है। लेकिन ये जो एनजीटी है ये संसद के द्वारा कानून बनाया गया है, वो क्या है, संविधान के द्वारा गठन किया गया था उस बॉडी का, राइट। तो आप दोनों में डिफरेंस समझ गए होंगे, वैधानिक और संवैधानिक में। अब एक एक वर्ड के मीनिंग समझेंगे, नहीं तो स्टेटमेंट रूप में इसी तरह से आ जाता है। यह जो निकाय है वो न्यायिक निकाय के रूप में काम करती है। किस मामले में काम करती है, ये पर्यावरण के मामले में, ठीक है, इसके मामले भी काम करती है पर्यावरण से संबंधित। इनके जो सदस्य होते हैं, अध्यक्ष कौन बन सकते हैं एनजीटी के, जो सुप्रीम कोर्ट जो होता है, सर्वोच्च न्यायालय जो होता है, उनका जो सेवानिवृत्त जो जज होते हैं, मतलब सेवानिवृत्त मतलब जो रिटायर हो गए, रिटायरमेंट वाले जो जज होते हैं, उनको ये काम दिया जाता है। ये किस तौर पे काम करती है, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत ये काम करती है। इसमें इनका जो प्रक्रिया होती है बाध्य नहीं होती है, बल्कि ये प्रकृति न्याय के सिद्धांतों पे काम करती है। ये नहीं है कि ये चीज़ें इन्होंने जो कहा वो पूरी तरह से बाध्य होगा, लेकिन प्रकृति रूप से ये चीज़ें है कि प्रकृति न्याय के रूप में ये सिद्धांत इनके ऊपर लागू हो जाएगा, ठीक है। ट्रिब्यूनल के आदेश को यहाँ पे दिया गया है कि निर्धारण के आदेश बाध्य होगा, ठीक है, व्यक्तियों को प्रभावित होगा और मुआवजा और उनको क्या भरना पड़ेगा, हर्जाना भरना पड़ेगा। यहाँ पे फिर आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि निर्धारित प्रक्रिया बाध्य नहीं होगी। ये हम प्रक्रिया बात कर रहे हैं, आदेश की बात नहीं कर रहे। आदेश बाध्य होगा, लेकिन प्रक्रिया जो है वो जो चलाया गया है वो बाध्य नहीं होगा, राइट। तो ये आप खासे ध्यान में रखिएगा। हमने सोर्स भी यहाँ से डालना स्टार्ट कर दिया, आप सोर्स देखते हैं, डाउन टू अर्थ जो हमारा आता है उसमें ये चीज़ें डिस्कस किया गया था। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। हमारा जो दूसरा आर्टिकल है वो है बम चक्रवात से संबंधित। इसको आप जीएस के पेपर 1 से लिंक कर सकते हैं, भूगोल से, और ये पीटी में भी आ सकता है। संदर्भ क्या है कि हाल ही में अमेरिका, जो पूर्वी अमेरिका में बम चक्रवात टकराया है पूर्वी अमेरिका से, तो वहाँ पे क्या है, परिवहन के लेके और बिजली गुल होने की घटना हमें सामने आई है। तो अब क्वेश्चन उठता है कि बम चक्रवात होता क्या है, ठीक है, बम चक्रवात क्या है। ये बम चक्रवात है कि एक बड़ा तीव्र मध्य ऊंचाई वाला तूफान आता है, ठीक है। इसमें एक तीव्र ऊंचाई वाला एक तूफान आता है, जिसके केंद्र जो होता है, जिसका जो सेंटर होता है, उसमें क्या होता है, कम दबाव बनता है। ये जैसे तूफान आता है तो ऐसे करके आप देखेंगे तूफान घूमेगा, देखिए यहाँ पे हम दिखाते हैं। तो जैसे तूफान घूमेगा तो ये जो सेंटर का एरिया है ना, यहाँ पे क्या होगा कि दबाव कम बनेगा, ओके। यहाँ पे दबाव कम बनता है, कम दाब होता है, जिसके कारण से ये चीज़ें आती है। ये क्या है, एक मौसम की एक श्रृंखला है, जिसमें आप देख सकते हो आमतौर पे तूफान में बर्फीली तूफान आ सकता है, तेज़ी से आंधी और भारी बारिश जैसी घटना हमें दिखाई देती है। बम जो चक्रवात है, ये पूर्वी अनुमान लगाया गया था कि इसमें ज़्यादा अलर्ट पे इसको रखा गया था, क्योंकि ये हानिकारक पैदा करता है, कि बहुत ज़्यादा इससे हानि आती है। इसका गठन कैसे होता है, ये बम चक्रवात होता कैसे इसको बनती है। तो हमने पहले ही बताया, एक ठंडी हवा का द्रव्यमान कम गर्म हवा से द्रव्यमान को क्या करता है, टकराता है, ठीक है। एक ठंडी हवा और गर्म, जो ये ठंडी है और गर्म टकराता है, जब ये टकराता है ना, तभी ये चीज़ें निकल के आती है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि समुद्र जब गर्म होता है, जब समुद्र गर्म होता है तो पानी क्या होता है, ऊपर की हवा की ओर जाती है, पानी ऊपर की हवा की ओर छोड़ती है, जैसे मान लीजिए ऐसे की ओर, ठीक है। तो तेज़ी से ये जो मौजूद होती है ना, इसके मौसम की प्रणाली के होने के कारण इसको क्या बोला जाता है, बॉम्बे जेनेसिस कहा जाता है, ठीक है। बॉम्बे जेनेसिस के कारण होता है। यह आमतौर पे कहाँ पे होता है, मध्य अक्षांश चक्रवात के रूप में इसको जाना जाता है, मध्य अक्षांश चक्रवात के रूप में। अब बोला जाता है कि चक्रवात और एक तूफान में क्या अंतर होता है। तो देखिए, चक्रवात ये है उष्णकटिबंधीय, तूफान जो होता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में बनता है, और गर्म तूफान मतलब गर्म जो समुद्र होता है उसके द्वारा संचालित हो जाता है। ये तूफान बनता है, उसके बाद ये समुद्र में जाता है और उसके द्वारा संचालित हो जाता है। उसके कारण वो क्या होता है, गर्म हवा या फिर शुरुआती गिरावट आमतौर पे देखा जाता है, जिससे कि जल जो है ना, समुद्र का जो जल है वो गर्म होता है, राइट। उसके बाद बम चक्रवात जो होता है आमतौर पे आपको मिलेगा, कब देखने के लिए मिलेगा, ये ठंडी के महीने में आपको देखने मिलेगा आमतौर पे, ओके। अब उष्णकटिबंधीय जो ये चक्रवात होती है, ये बम चक्रवात उत्तर आप पश्चिमी अंटार्कटिक में आप देखो देखने के मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आपको उत्तर पश्चिमी प्रशांत क्षेत्रों में मिलेगा, और कभी कभार आपको भूमध्य जो सागर है, भूमध्य सागर में भी ये चीज़ें देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। ये देख सकते हैं, ये इसका पिक्चर है। ये जो न्यूज़ था ये द हिंदू के अंदर कवर किया गया था इसको, राइट। इसको ये देखिए, इस चीज़ों को देखते हैं। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल राष्ट्रीय महिला आयोग से संबंधित है। इसका हाल ही में संदर्भ क्या है, हाल ही में जो महिला आयोग है उसका गठन का 30 साल हो गया, 30 स्थापना दिवस मनाया गया, 30वां स्थापना दिवस मनाया गया। यह क्यों जरूरी है, देखिए, महिलाओं की जो उभरती जागरूकता है, जागरूकता के साथ साथ राष्ट्रीय महिला आयोग की जो कार्य है व्यापक बढ़ जाती है। जिस तरह से महिलाओं का जो जागरूकता बढ़ते जा रही है, उस तरह से राष्ट्रीय महिला आयोग की
जो उपयोगिता है वो उपयोगिता भी बढ़ते जा रही है। अब राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में हम देखते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत बनाया गया था। तो आपसे एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ कि यह कौन सी निकाय होगी, वैधानिक होगा या संवैधानिक होगा? मैंने अभी ऊपर में चर्चा किया है। देखिए ये कानून के द्वारा बनाया गया है तो यह एक वैधानिक निकाय होगा, ठीक है। ये संविधान के द्वारा बनाया जाता तो ये संवैधानिक निकाय होता। इसके अधिनियम जो है 1990 के अधिनियम के द्वारा इसको पास किया गया था, अधिकार मिला था, लेकिन इसको जो स्थापना होती है वो होती है NCW, ठीक है, नेशनल महिला आयोग की स्थापना 1992 में होती है, ठीक है, 1992। तो इसलिए इस बार अभी 30वां साल हो गया है, ठीक है। इनके जो एक अध्यक्ष होते हैं, एक सदस्य होते, एक सचिव होते हैं, उसके साथ साथ 5 अन्य सदस्य भी होते हैं इसमें, ठीक है। अध्यक्ष जो होता है वो खास करके केंद्र सरकार के द्वारा नामित होता है। केंद्र सरकार इसमें सजेस्ट करते हैं कि कौन इसका अध्यक्ष होगा, कौन अध्यक्ष नहीं होगा। इनका मिशन क्या है? इनका मिशन ये होता है कि नीति निर्माण और विधायी उपयोगिता बढ़ाते हैं, जिससे कि महिलाओं की उचित अधिकार को प्रदान किया जाए, उनको उचित अधिकार मिलता रहे और उनको समानता और समान भागीदारी के लिए भी ये आगे प्रोत्साहन करते हैं, इनमें क्षमता प्रदान करने के लिए प्रयास करते हैं, राइट। उसके बाद इनके क्या क्या कार्य है आपको ये देखना है। यह क्या करते हैं? एक संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपयोग करने के लिए एक समीक्षा करते हैं, ठीक है, महिलाओं को किस तरह से मिलना चाहिए कानूनी और संवैधानिक सुरक्षा। उसके बाद है उपचारात्मक विधायी, ठीक है, उपयोग को सिफारिश करते हैं, शिकायतों के निवारण में सुगम बनाते हैं, शिकायत का जो निवारण आता है उसको सुगम बनाते हैं, महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी नीतिगत मामले जो है वो सरकार को सलाह देता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें देता है। तो इसको भी आपको द हिंदू में इसको कवर किया गया था, राइट। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। जो है ये है प्रधानमंत्री डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट के लिए है ये। इससे आपको नाम से ही पता है कि किन के लिए है ये। नॉर्थ ईस्ट मतलब राज्यों के लिए ये चीज़ है। इसमें हाल ही में जो समाचार में तब आया जब केंद्रीय बजट जब पेश किया गया 2022 में, तो पूर्वोत्तर राज्यों के लिए प्रधानमंत्री का जो विकास के जो पहल है उसके तहत PM डिवाइस जो ये योजना का स्कीम चलाया गया है। इस योजना को किसके द्वारा आपको किया जाएगा? तो ये उत्तर पूर्वी परिषद के द्वारा किया जाएगा, उत्तर पूर्वी परिषद के माध्यम से किया जाएगा, इसको लागू किया जाएगा। इसमें रुपये का जो पैसे का जो आवंटन है इसकी जो 1500 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इतने मेनोर सा डिटेल तो आपको नहीं देखना है, लेकिन ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। इस पहल को कब शुरुआत किया गया था? तो केंद्रीय बजट के द्वारा शुरुआत किया गया। ये GS पेपर 3 के लिए आपके रहेगा, ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था से। अब इसका उद्देश्य हम जानते हैं, ये उद्देश्य क्या है। भारत सरकार के द्वारा जो प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना जो चलाई जा रही है उसके तहत ये है कि बुनियादी ढांचे को पूर्वोत्तर राज्यों के लिए जो महसूस किया गया, बुनियादी ढांचे मतलब सड़क, रेल, ये सारे चीज़ें, एयरपोर्ट, ये सब क्या है? बुनियादी ढांचा है। तो इसके माध्यम से क्या किया जाएगा और सामाजिक विकास की जो परियोजना है उसको वित्तीय पोषण दिया जाएगा। वित्तीय पोषण मतलब यहाँ पे फंड दिया जाएगा, ठीक है, जिससे कि वहाँ पे जो अंतराल है, जो मेन जो भारत है और पूर्वोत्तर के जो राज्य है उनमें जो गैप रह गई है, इस गैप को भरने का काम किया जाएगा। युवा को और महिलाओं को आजीविका के लिए इसमें चीज़ें दिया जाएगा कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे डेवलपमेंट हो सके, राइट। उसके बाद हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना ये बुनियादी ढांचे को डेवलप करने के लिए सरकार द्वारा 100 करोड़ 100 लाख करोड़ परियोजना को इसमें शामिल किया गया। इसमें वित्तीय पोषण किया जाएगा। तो इसके माध्यम से होगा। इसमें क्या क्या किया जाएगा? इसमें किया जाएगा सड़क, रेल, बंदरगाह, हवाई अड्डे, बड़े पैमाने पर जो परिवहन के लेके है, जलमार्ग को लेके है, ठीक है, बुनियादी ढांचे को संरक्षित करना, ठीक है, जिससे कि क्या हो, हमारी अर्थव्यवस्था आगे चल पाए और हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें लेकर आए। देखिए क्या है कि हमारे यहाँ पे जो पूर्वोत्तर के जो राज्य है वो क्या है कि आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा समृद्ध है, प्राकृतिक रूप से बहुत ज़्यादा समृद्ध है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसा है जिसको हम वहाँ पे यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं उन चीज़ों को। तो इसको यूटिलाइज़ करने के लिए ये योजना पे बल दिया गया है, जिसके तहत राष्ट्रीय जो राजमार्ग, रेलवे और शिपिंग मंत्रालय के द्वारा भी इसमें क्षमता रखी गई है। 2024-25 तक इसको पूरा करके इनका जो लक्ष्य बना के चला जा रहा है। इसका महत्व क्या होगा? महत्व ये है कि वर्तमान समय में आप जिस तरह से देख सकते हैं कि सकल घरेलू उत्पाद का लगभग जो 13% है, वहीं विकसित देशों में क्या है, इसका 8% है, राइट। जिससे क्या है, हमारे विनिर्माण क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। विनिर्माण जो क्षेत्र है उसको प्रतिस्पर्धा देगा, ठीक है, तुरंतता मिलेगी। उसके बाद किसानों को बेहतर वसूली मिलेगा। किसान को जो वहाँ के जो किसान होंगे उनको अच्छे तरीके से दाम मिलेगा। जब कनेक्टिविटी होगी तो यहाँ के लोग यहाँ पहुँचेंगे सामान लेने के लिए, तो इनको उचित मूल्य मिलेगा, ठीक है। उसके बाद है उपभोक्ता को क्या होगा, सस्ते दामों पे चीज़ें मिलेगा। देखिए अब यहाँ पे एक चीज़ है जहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें रखी हुई है। अब यहाँ पे उठ के ये मार्केट में आएगा तो क्या होगा, यहाँ पे प्रतिस्पर्धा होगी,
कंपटीशन होगा और ज़्यादा सप्लाई ज़्यादा होगा तो आपको पता है कि मार्केट में ज़्यादा चीज़ें रहेगा तो दाम क्या होता है, प्राइस कम होता है। ठीक है, प्राइस कम होता है क्योंकि डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई है नहीं, तो यदि सप्लाई ज़्यादा हो जाएगा तो प्राइस कम होगा, तो इससे क्या होगा, उपभोक्ता को इसमें सस्ते दामों पे चीज़ें मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हाइड्रोजन संमिश्रण की भारत की जो पहल चलाई जा रही है, पहली योजना के बारे में है। ये प्रीलिम्स में और आप इसको मेंस के जीएस पेपर 3 से लिंक कर सकते हैं, जीएस पेपर 3 के पर्यावरण से आप इसको लिंक कर सकते हैं। खबर क्या है, खबर ये है कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने ये घोषणा किया है कि इंदौर में ये है कि प्राकृतिक गैस जो प्रणाली है उसमें हाइड्रोजन के मिश्रण से भारत में अपनी तरह की एक पहली जो परियोजना है उसको शुरू किया गया है। जो चीज़ें पहली होती है यूपीएससी के लिए फेवरेट होता है, तो आपको ये ध्यान रखने की वाली बात होगी कि इसको आपको ध्यान में रख के चलना होगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन सम्मिश्रण परियोजना है। अब इस परियोजना में क्या होगा, CGD जो नेटवर्क है उसके द्वारा क्या किया जाएगा, हाइड्रोजन को सम्मिश्रित तकनीक को डेवलप किया जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन को क्या किया जाएगा, मिश्रित किया जाएगा दूसरे गैस के साथ, दूसरे जो प्राकृतिक गैस है उसके साथ हाइड्रोजन को किया जाएगा। ऐसा इसलिए किया जाएगा क्योंकि आपको पता है कि हमारे यहाँ पे कार्बन जो उत्सर्जन है वो तेज़ी से बढ़ रही है। जब कार्बन उत्सर्जन तेज़ी से बढ़ रही है तो हमारे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दे, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है। आपको गर्मी के मौसम में ज़्यादा गर्मी मिलेगा तो बारिश ही बहुत ज़्यादा मिलेगा, ठंडी मिलेगा तो ठंडी ही बहुत मिलेगा। ऐसा नहीं है कि ठंडी में ठंडी नहीं होगा, आप भी देखते होंगे ठंडी में बहुत ज़्यादा ठंडी होने लगता है। आप ग्लेशियर का पिघलना देखते हो उत्तराखंड में, जिस तरह से लैंडस्लाइड आता रहता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती है, तो इसको लेके ही सरकार के द्वारा ये कदम उठाया गया है। इस परियोजना के क्या होगा, आधारित क्या किया जाएगा, कार्बन को मतलब कार्बन को साइड किया जाएगा भविष्य में, और हाइड्रोजन का उपयोग जो है उपयोग को बढ़ाया जाएगा। इसको ग्रे हाइड्रोजन, उसके बाद हरे हाइड्रोजन, इसको जो बांटा गया है वो ग्रे हाइड्रोजन हरे हाइड्रोजन में इसको दिया गया है। प्राकृतिक गैस में क्या किया जाएगा, हाइड्रोजन को डाला जाएगा। हमने पहले ही बताया कि प्राकृतिक गैस जो है उसमें हाइड्रोजन को डाल के एक मौजूदा मानक तैयार किया जाएगा और नियम ढांचे के तहत इसमें मदद की जाएगी इस पहल के द्वारा। राइट, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर आप देखिए कि भारत जो है, भारत की जो आधारित है, भारत को क्या किया जाएगा, जो भारत की अर्थव्यवस्था है आपको पता है कि विकास करी है, विकसित अर्थव्यवस्था है, डेवलप हो रही है, हमारे पास डिमांड है, हमारे पास अभी बहुत ज़्यादा उत्सर्जन की ज़रूरत है क्योंकि हमारी बहुत ज़्यादा मांग है हमारे यहाँ पे। तो इसको करने के लिए हम देख सकते हैं कि हरित और स्वच्छ पर्यावरण के दृष्टिकोण से ये अनुकूल होगा। ये हरित मतलब कि पर्यावरण दृष्टिकोण से हमारे बहुत ज़्यादा ये चीज़ें होगी। ठीक है, उसके बाद कार्बन को तटस्थ करके हम क्या करेंगे, भविष्य में आत्मनिर्भर की ओर जो हम बढ़ रहे हैं, आत्मनिर्भर की जो आकांक्षा है उसको मजबूत किया जाएगा। और एक चीज़ आपको ध्यान रखने वाली बात है कि नेट जीरो जो एम्बिशन है, ठीक है, ZERO जीरो, नेट जीरो एम्बिशन है, शून्य उत्सर्जन। ठीक है, शून्य उत्सर्जन को जो 2070 तक माना है हमने कि इसको हम कंप्लीट कर लेंगे, जीरो उत्सर्जन की ओर चलेंगे। क्योंकि आपको पता है कि पेरिस जो समझौता हुआ था वो वहाँ पे क्या हुआ था कि दुनिया जो है वो जीरो एम्बिशन की तरफ जाएगी। मतलब जीरो एम्बिशन का मतलब समझिए ये नहीं है कि हम किसी चीज़ को उत्सर्जन ही नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। मतलब हम उतना उत्सर्जन करेंगे, जितना उत्सर्जन करेंगे उसका उतना क्या करेंगे, हम उसका भरपाई कर देंगे। मतलब मान लीजिए कि आपने 5 घंटा पढ़ाई किया और 5 घंटा आपने खेला, तो आपने क्या किया कि एक बैलेंस बना लिया, 10 घंटा में 5 घंटा, तो जीरो हो गया आपका बैलेंस। ठीक है, आप ये नहीं बोलोगे कि मैंने पढ़ाई ज़्यादा किया, नहीं, आपने बैलेंस किया। तो उसी तरह से यदि हम 1 kg यहाँ पे उत्सर्जन करेंगे तो 1 kg उसको अफसोस मतलब उसको सफ़ा करने के लिए जो चीज़ें होगा, जैसे हम पेड़ लगाएंगे, जंगले लगाएंगे, तो उस चीज़ों के लिए करेंगे, तो उससे हम क्या करेंगे, जीरो एम्बिशन को अचीव कर लेंगे। तो सरकार ने क्या किया है, भारत सरकार ने 2070 तक का इसका टारगेट रखा है कि 2070 तक हम क्या करेंगे, जीरो एम्बिशन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। तो इससे क्या होगा कि हाइड्रोजन दुनिया में हमें प्रवेश करना ही पड़ेगा, जीरो उत्सर्जन को। क्योंकि हमारे यहाँ पे देखिए बाइक चलता है, सारी चीज़ें चलती है, इतना ट्रांसपोर्ट है, हमारा जनसंख्या इतना है, तो क्या लगता है आपको बाइक कल के डेट में नहीं बिकेगा, कल के डेट में बाइक नहीं चलेगा, परसों ट्रेन तो बंद नहीं किया जाएगा, ऐसा तो चीज़ें चलेगी। इस चीज़ों को ही रिप्लेस किया जाएगा इसके माध्यम से, हाइड्रोजन के माध्यम से। ये कितने कलर में रखा गया, इसको कलर दिया गया है, एक्चुअली बांटे गए हरे, नीले और भूरे। हम देखते हैं सभी कलर का क्या क्या विशेषता है। हरा जो कलर का जो नाइट्रोजन होगा उसमें क्या किया जाएगा, सौर पवन के जो अक्षय ऊर्जा है, अक्षय ऊर्जा के स्रोत से क्या जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक को जनरेट किया जाएगा, बनाया जाएगा, जिसमें पानी को विभाजित करके इसको किया जाएगा। इसमें क्या है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को उत्पादन से मदद से ये चीज़ें होगी। उसके बाद हम देखते हैं नीले हाइड्रोजन में क्या क्या होता है। ये साइंटिफिक रूप से आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि यदि आपकी समझ नहीं विकसित होगी तो स्टेटमेंट आ जाएगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे कौन सा हरा है कौन सा नीला है। ठीक है, इसमें क्या किया जाएगा, भाप मीथेन में सुधार की प्रक्रिया के तहत इसमें प्राकृतिक जो गैस है
उसको उत्पादित किया जाएगा। उसमें हाइड्रोजन को किससे, कार्बन और मोनोऑक्साइड से, और कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है, अधिक अधिक रूप में किस में बदल दिया जाएगा, हाइड्रोजन के रूप में बदल दिया जाएगा। सेकेंड प्रक्रिया के दौरान क्या किया जाएगा कि मीथेन सुधार प्रक्रिया होगी। इसको क्या बोला जाएगा, भाप मीथेन सुधार प्रक्रिया, जिसमें प्राकृतिक गैस को उत्पादित किया जाएगा। उसको क्या किया जाएगा कि कार्बन जो मोनोऑक्साइड है, कार्बन जो ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, दोनों के साथ इसको किया जाएगा, राइट। ग्रे वाला जो है, ग्रे वाला को बोला जाता है प्राकृतिक गैस सुधार। प्रकृति का जो गैस है उसमें सुधार किया जाएगा, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, इसमें इसको सुधार करने की प्रक्रिया चली जा रही है। अब बात होती है कि ये जो मिश्र हाइड्रोजन मिश्रित जो है ये क्या है, यह एक जीवाश्म जो ईंधन है हमारे पास, जैसे पेट्रोल है, डीजल है, कोयला है, ये जो ईंधन है इसको हम क्या करेंगे, दूर करेंगे। इससे हम जो हमारे समाज है उसको निर्भरता को कम करेंगे और हाइड्रोजन के तरफ हम कार्बन मुक्त करने की कोशिश करेंगे, राइट। इससे क्या होगी कि प्राकृतिक गैस से हम क्या करेंगे, कार्बन हाइड्रोजन को निकालने की काम करेंगे प्राकृतिक गैस से, NgH2, ठीक है, NgH2 के माध्यम से, जैसे कि नाम से ही पता चलता है NgH2, ठीक है, सम्मिश्रित होगा। इसमें मीथेन की कार्बन तीव्रता बढ़ेगी, राइट। उसके साथ आप देख सकते हैं कि प्राकृतिक गैस हाइड्रोजन में सम्मिश्रित वर्तमान विकास होगा, ठीक है, वर्तमान विकास इसी से होगा। तो हमने देखा कि किस तरह से सरकार आगे बढ़ रही है, और हम जो कार्बन है ये PIB में न्यूज आया था, हमने आपको बताया था कि हम PIB, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस सारे को कवर करने का कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, राइट। तो इस सेशन का PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, वहाँ पे क्यूज भी डेली का आता है इससे संबंधित, तो आप क्यूज भी देखें और यहाँ पे देखें कि आपने कितना सीख पाए इससे डिस्कशन से, तो क्यूज भी दें। तो टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन करें। यदि आप हमारे चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, जिससे कि हमें भी एक मोटिवेशन हो सके, हम भी आगे बढ़ सके। तो आज के डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू सो मच।